जय हिंद एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है मिडिएवल हिस्ट्री का, यानी मध्यकालीन भारत का। इसमें हम लोग देखेंगे कि अरब आक्रमण जो पढ़े थे, अरब मुस्लिम आक्रमण, उसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से और जानेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग इंग्लिश से जानते हैं मिडिएवल हिस्ट्री। और इसमें देखे थे कि मुसलमानों ने आक्रमण किया था, इसलिए इसको कहा गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला कौन करता है? तो पहला करता है आपका अरब वाला। कौन करता है? अरब वाला। और दूसरे नंबर पे आता है आपका तुर्की वाला। इसीलिए अरब मुस्लिम आक्रमण, और उसके बाद इधर वाला है तुर्की मुस्लिम आक्रमण। क्योंकि तुर्की वाला किया था, इसीलिए तुर्की मुस्लिम आक्रमण। और इधर अरब मुस्लिम आक्रमण, क्योंकि अरब वाला किया था। तो अरब में जिस कोई व्यक्ति था जो आया था आक्रमण करने के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। ये सफल अभियान करता है 712 में, लेकिन इससे भी पहले भारत पर आक्रमण कर चुका था अरब वाला। अरब से ही कोई व्यक्ति आया था जिसका नाम था क्या? बुदेला और उबेदुल्ला। बुदेला और उबेदुल्ला। लेकिन इन लोगों का जो आंदोलन हुआ या फिर आक्रमण हुआ वो असफल माना गया। अभी तक इसका सफल जानकारी नहीं मिला है हम लोग को। तो उसके बाद हम लोग को देखना है तुर्की वाला। तो यहाँ तक देख लिए कि अरब वाला, अरब में कौन आता है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। उसी तरह तुर्की वाला आता है, तो तुर्की वाला पहले आता है आपका मोहम्मद गजनवी, फिर आता है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के ही जो वंशज थे वो बैठ जाते हैं आपके भारत में, जिसको हम लोग आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ेंगे। तो मेनली अभी हम लोग देखेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण, चूंकि अरब वाला आया था। अरब में कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण, चूंकि अरब वाला अभी देख रहे हैं। उसके बाद तुर्की वाला देखेंगे, तब मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, गौरी के बारे में पढ़ेंगे, और गौरी के खानदान यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 711 ईस्वी में होता है। कौन करता है? तो करता है आपका बुदेला। कौन करता है? बुदेला। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था उबेदुल्ला। उबेदुल्ला और बुदेला द्वारा 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। लेकिन दोनों ही आक्रमण जो है असफल हुए, यानी अभी तक सफल जानकारी हम लोग को नहीं मिला है कि उन लोगों ने जो आंदोलन किया या फिर आक्रमण किया, उसके बाद कुछ प्रमाण ही नहीं मिला है उस तरह का कि उन लोग आके कहाँ पे आक्रमण किया था, किस राजा के साथ युद्ध किया, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलने के कारण इसको हम लोग क्या माने हैं? असफल आक्रमण माने हैं। तो भारत पर सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सफल आक्रमण कौन करता है? तो सफल आक्रमण करता है आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब करता है भाई? तो 712 ईस्वी में करता है। इसने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। अब इन्होंने जो आक्रमण किया, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। किसके साथ कहाँ पे आक्रमण किया? तो सिंध पे किया। और सिंध में जो आक्रमण किया, तो उस समय सिंध के राजा थे हमारे दाहिर। कौन थे? दाहिर। और दाहिर के साथ युद्ध किए। उस युद्ध का नाम पड़ा रावण का युद्ध। क्या नाम पड़ा? रावण का युद्ध, क्योंकि वहां पे एक जगह है जिसका नाम है रावण, और वहीं पे युद्ध हुआ, उसके कारण कहलाया आपका रावण का युद्ध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को क्या किया है? पराजित कर दिया है। और राजा दाहिर चच वंश का वंशज था। राजा दाहिर जो था, जो सिंध पर राज कर रहा था, किस वंश का था? तो आपका वंशज था चच वंश का। किस वंश का वंशज था? चच वंश का। उस समय सिंध की राजधानी आपका ब्राह्मणवाद या फिर अरहो थी। कहाँ पे थी? सिंध की राजधानी हुआ करती थी अरहो या फिर ब्राह्मणवाद। इसी को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मणवाद। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण चचनामा, या फिर इसी को कहा गया है चचनामा को ही फतहनामा। क्या कहा गया? फतहनामा। तो अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया, सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया, उसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है चचनामा से। लेकिन देखो, बुदेला और उबेदुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कहाँ पे किया इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिला है। किस राजा को पराजित किया, फिर किस राजा से पराजित हुआ, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिला है, और ना ही कुछ पुस्तक में चर्चा किया गया है। खाली इतना पता है कि जो है 711 ईस्वी में इन लोगों ने आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था सटीक जानकारी नहीं है, जिसके कारण इसको असफल आंदोलन माना गया है।
सफल आंदोलन, तो 712 का मोहम्मद बिन कासिम द्वारा रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करना। चलो, किसमें लिखा गया है? चचनामा या फिर फतहनामा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। जिसकी रचना कौन किया है? तो फतहनामा या फिर चचनामा की रचना किया है अली अहमद। कौन किया है? अली अहमद ने किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। या फिर आ सकता है कि फतहनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। इस पुस्तक को अरबी भाषा में रचना अबू मुशयर मुआसिर ने किया है। अच्छा, इस पुस्तक को जो है, कौन सा पुस्तक है? पुस्तक है आपका चचनामा। तो इसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा? अबू मुआसिर द्वारा। अबू मुआसिर द्वारा अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। ये देख सकते हैं आपको चचनामा या फिर फतहनामा पुस्तक है। ये वाला थोड़ा मिट गया है, गूगल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य, धन मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि राज विस्तार करना। यानी जो मोहम्मद कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उसका मेन मकसद था सिर्फ धन दौलत इकट्ठा करना, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ना ही उसका राज विस्तार करने का कुछ इरादा था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। 712 में सिंध को जीता, 713 अगले साल ही मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से उसे इतना अधिक सोना का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास का स्वर्ण नगरी कहा गया। अब देखो, मुल्तान में जब आक्रमण किया 713 ईस्वी को, तो मुल्तान में इतना धन दौलत मिल गया इसको, मोहम्मद बिन कासिम को, कि ले जाने नहीं सका, जिसके कारण उसको कहा कि ये तो यार स्वर्ण की नगरी है, स्वर्ण की नगरी है, इतना सारा स्वर्ण कभी नहीं देखे हैं। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बना दिया। अब कौन कौन सा क्षेत्र जीता? सिंध जीता, अल मंसूरा जीता और 2-4 को जीत ही लिया होगा। तो उस जो जितने भी क्षेत्र जीते थे उसकी राजधानी एक चुना और अल मंसूरा को राजधानी घोषित कर दिया। अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीयों ने भारतीय संस्कृति को अरबियों ने अपना लिया है। जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत में, तो ये तो भाई जनरली बात है ना कि अगर यदि कोई आक्रमण करता है तो विदेशी का कोई चीज हम पे प्रभावी होगा और हमारा कोई चीज विदेशियों पे प्रभावी होगा। वही चीज हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो उसके बाद अरबी भाषा संस्कृति को कुछ भारतीयों ने अपना लिया और कुछ भारतीय संस्कृति को जो है अरबियों द्वारा अपनाया गया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने भारत से जो है खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इनका प्रचार प्रसार जो है अपने यूरोप में जाके किया। देखो यहाँ पे समझो ये वाला पॉइंट, अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के फलस्वरूप अरब वासियों ने भारत से जो है बहुत कुछ सीखा। जैसे कि देखो, अरब वाला जैसे ही आया आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के रूप में, तो अरब और हिंदू जो हमारे भारत के लोग थे वो दोनों का संस्कृति का मिलन हो गया और मिलन के फलस्वरूप जो है अरब वाला भारत से क्या क्या सीखता है? अरब वाला भारत से सीखता है खगोल शास्त्र, गणित सीखता है, मैथ, डॉक्टरी सीखता है और दर्शन के ज्ञान सीखता है। क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार जो है अपने यूरोप में जाके करता है कि भारत में लोग चिकित्सा में निपुण है, अंक गणित में निपुण है, खगोल शास्त्र में निपुण है और दर्शन में आपके निपुण है। इस सब जाके बताया यूरोप में। सर्वप्रथम अरब वासियों, यानी उन लोग को मुसलमान बोल सकते हैं, तो सर्वप्रथम अरब वासियों मुसलमान ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किसने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया? तो अरब वासियों ने किया था। ये भी यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी से आई थिंक 1995 या फिर ऐसे ही कुछ में पूछा गया था कि सर्वप्रथम भारतीयों को हिंदी कहकर किसने संबोधित किया था? तो अरब वासियों ने। किसने? अरब वासियों ने। और इस देश का नाम जो है हिंदुस्तान कहा। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से क्या हुआ है? न विकास हुआ है। जब भारत में अरब का आक्रमण होता है उसके बाद ही भारत में पर्दा प्रथा को तीव्र गति से बढ़ाया गया। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज या भू राजस्व नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। बताए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो है जजिया कर को लगाया था। कौन सा कर? जजिया कर। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था।
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, भारत में आके जजिया कर लगाता है। अरब द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप कुछ संस्कृति जो है वो भारत वाला अरबियों ने अपना लिया, अरब वाला कुछ भारतीयों ने अपना लिया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कैसा था? न सुरक्षात्मक कर था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में जो 6-7 मिनट का लेक्चर है उसमें भी बता चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। किसको किसको? बच्चा से नहीं लिया, बूढ़ा से नहीं लिया, ब्राह्मण से, विकलांग से और औरत से। बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत से जजिया कर को नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश पढ़ाएंगे तब तुगलक वंश में फिर बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है ना, ब्राह्मण पर को ही आपका जजिया कर को लगा दिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि जजिया कर को सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाने वाला शासक का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। अभी हम लोग को पढ़ना है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, टिक है इसका। मुगल बादशाह अकबर जब आता है, जब अकबर मुगल साम्राज्य जब आता है, उसमें जब अकबर आता है तो अकबर ने क्या किया है? 564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया है, आपका टेम्पोररी समाप्त किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल बादशाह अकबर ने कब जजिया कर को खत्म किया है? तो 564 में। क्वेश्चन आएगा कि मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बोलना है कि ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, टेम्पोररी समाप्त किया था। फिर आता है आपका औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब जब आता है तो 669 में 679 में पुनः जजिया कर को लगा दिया। इसके कौन हो गए? इसके हो जाएंगे दादाजी के पापा, है ना। इसके दादाजी के पापा क्या किए थे? तो जजिया कर को हटा दिए थे, और औरंगजेब क्या करता है? फिर से पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। समझो बात को, औरंगजेब ही ऐसा शासक था जो अंग्रेजों से भी जजिया कर को लेता था। जजिया कर को अंतिम रूप से जो है मोहम्मद शाह, और जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, उन्होंने समाप्त किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक का क्या नाम था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। किसके खानदान का था? तो मुगल सम्राट का ही था, मुगल का ही वंशज था मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। आगे देखो, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, क्वेश्चन आ सकता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। अरब ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ की है। अरब जो हम लोग अभी खजूर जो खाते हैं, वो सब हम लोग को कौन सिखाया? वो सब का खेती होता था पहले भारत में, तो उसको कौन सिखाया था? यही अरब वाला सिखाया था। और ऊंट पालने की प्रथा जो है अरबों द्वारा ही चलाया गया था। अभी जो राजस्थान वगैरह में ऊंट पाला जाता है, ये किसकी देन है? मेनली देन है आपका अरबों का। चलो, चंचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। अब चंचनामा में ऐसा लिखा गया है कि एक शासक था जिसका नाम था सुलेमान, और सुलेमान ने आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दो, फिर इनकी हत्या हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो जाती है। अब मोहम्मद बिन कासिम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से होता है आपका किसका आक्रमण? तो होता है आपका तुर्क आक्रमण। किसका होता है भाई? तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण का प्रथम चरण का नेतृत्व कौन करता है? मोहम्मद गजनवी करता है। तो इसके बारे में देखना है। फिर आपका मोहम्मद गोरी आएगा, उसके बारे में देखना है, और दिल्ली सल्तनत तो देखना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।